Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की परंपरागत वस्त्र, यानी भारत के परंपरागत वस्त्र के बारे में देखना है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये हमारे कहाँ एलटी में पूछा जाता है। एलटी में दो हमारे ब्रांच हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला होता है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा हमारा क्या, टेक्सटाइल। इन दोनों से अधिक क्वेश्चन उठाए गए हैं और भी न्यूट्रिशन वगैरह उससे भी पूछ लिया जाता है। तो इससे हम भारत के परंपरागत वस्त्रों को देखते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो विश्व में जो सबसे अधिक उत्पादन कर जो कपास है उसका अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो वो हमारा यानी विश्व का अधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आ जाता है और चीन ही रेशम उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान पर है और हमारा दूसरे स्थान पर भारत होगा। जूट उत्पादन में हमारा क्या, इसमें हम पढ़ने वाले हैं यानी भारत के परंपरागत वस्त्र। तो हम सबसे पहले देखते हैं, वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ये सभी को पता है। जब से सभ्यता आरंभ हुई तभी से मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करता आया है। आदिकाल में सूखे पत्ते, घास फूस, जंगली जानवरों की खाल का प्रयोग इस काम के लिए किया करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य ने वस्त्र बुनना शुरू यानी वस्त्र बुनने की कला को खोज लिया। क्या, वस्त्र बुनने की कला को खोज लिया। वो किससे खोजा, नरम टहनियों में टहनियाँ लगती तो फंस जाती थी। उससे यानी जो मनुष्य था उसे ये ज्ञान हुआ। गूंद कर यानी रस्सियों को, टहनियों को गूंद कर डोरियों बनाने लगे। फिर इन्हीं चौड़ी पट्टियाँ बनाकर तन ढकने का क्या प्रयास किया जाने लगा। इन्हें बनाने की प्रक्रिया का आगे देखते हैं। धीरे धीरे मनुष्य प्राकृतिक तंतुओं की खोज की। पेड़ पौधे तथा जानवरों के बालों से प्राप्त रेशों का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाने लगा। आज वस्त्र विज्ञान में हुई प्रगति के कारण कई प्रकार के कृत्रिम वस्तुओं की खोज हुई है जिनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आगे देखते हैं, सभी घरों में वस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। तन ढकने के लिए भी कई कार्यों के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाने लगा और बिछावन, सोफा कवर, पर्दे ये सभी बनाए जाने लगे। और यहाँ देखते हैं, विभिन्न उद्योगों में वस्त्रों का प्रयोग होता है। पैरासूट, टायर, फर्श, बेल्ट आदि बनाने में भी वस्त्रों का प्रयोग होने लगा। जो जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक जैसे वस्त्र भी बनाए जाने लगे। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एनसीईआरटी में। दीवार पर बनी मूर्तियों पर कपड़ा पहने हुए मानव चित्र दर्शाने वाले पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, यानी दीवार पर बनी मूर्तियों पर कपड़ा पहने हुए मानव चित्र दर्शाने वाले पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मानव 20,000 वर्ष पूर्व भी वस्त्र बनाने की कला जानता था। यानी मानव जो वस्त्र बनाने की कला है वो 20,000 वर्ष पहले भी जानता था। प्राचीन साहित्य के संदर्भों में गुफाओं एवं भवनों की दीवारों पर चित्रकारी से हमें वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो हमें वस्त्रों की जानकारी कहाँ से होती है, तो गुफाओं, भवनों और चित्रकारी में बने जो वस्त्र देखे गए हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में प्राचीन काल से ही मानव का वस्त्रों के प्रति अत्यधिक लगाव था। यानी प्राचीन काल से ही मानव को वस्त्रों से अत्यधिक लगाव था। वस्त्र सभ्यता की अनिवार्य अंग माना जाता है। यानी
वस्त्र को वस्त्र को अनिवार्य अंग किसका माना जाता है? तो सभ्यता का। वस्त्र सभ्यता का अनिवार्य अंग माना जाता है। सभी प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने वस्त्र निर्माण के लिए अनेक प्रौद्योगिकी विकसित की। आगे देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से उठाया जाएगा। भारत में परिष्कृत वस्त्रों का उत्पादन अति प्राचीन है। ऋग्वेद में उपनिषदों में विश्व की सृष्टि का वर्णन करते हुए कपड़े का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। भारत में परिष्कृत वस्त्रों का उत्पादन प्राचीन है और ऋग्वेद और उपनिषदों में, यहाँ से क्वेश्चन जीके का भी बन सकता है और हमारे सब्जेक्ट में भी बन सकता है। ऋग्वेद और उपनिषदों में विश्व की सृष्टि का वर्णन करते हुए यह प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। इन ग्रंथों में विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा कहा जाता है। यानी इन ग्रंथों में जो लिखा हुआ है तो विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा माना जाता है। ग्रंथों में जो माना जाता है वो विश्व में देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा कहा जाता है, जो ग्रंथों में ऐसे लिखा हुआ है। बुनाई की कला सबसे प्राचीन है। बुनाई की कला यानी सबसे प्राचीन है एवं महीन कपड़े के उत्पादन बहुत पुराने समय से बनाए जाते हैं। यानी जो महीन कपड़ा बनाया जाता है वो बहुत पुराने समय से बनाया जाता है। वो कब से बनाया जाता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये पता चला है। किस खुदाई में पता चला है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में कपड़े के टुकड़े और टेराकोटा तकले एवं कांसे की सुइयां मिली हैं। ये हमें दोनों जगह मिल सकता है, जीके और अपने इसमें सब्जेक्ट में। कांसे की सुइयां कहाँ मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में। टेराकोटा तकले कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो की खुदाई में। कपड़े के टुकड़े कहाँ मिले हैं? वो भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में। आगे देखते हैं, सुइयां भी हमें यहीं से मिली हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में सूत की कताई, बुनाई और छपाई, सूती कपड़े का निर्यात अन्य राष्ट्रों को करता था। भारत ने सूती वस्त्रों की रंगाई कला में निपुणता प्राप्त कर ली थी। यानी भारत रंगाई कलाई में निपुण था और प्राचीन काल से ही भारत निर्मित सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग थी। यानी जो हमारे भारत में जो वस्त्र बनते थे सूती, ऊनी और रेशमी, सो उसकी मांग विदेशों में बहुत थी। उस समय भी वे अपने कपड़ों की विशेषताओं के कारण चर्चित थे ही। बुनाई, पक्की रंगाई और छपाई तथा कसीदाकारी के लिए भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय थे। कौन सा देश है? यानी पक्के रंग के लिए भी हमारा देश जाना जाता है। विश्व में पक्के रंग के लिए हम भारत को कहते हैं और बुनाई, छपाई, कसीदाकारी में भी हमारा देश अग्रणी है। भारत का वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में लोकप्रिय था। भारत का वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में लोकप्रिय था। भारत की वस्त्र कला से विश्व के अन्य देश भी प्रेरित हुए। भारत 15वीं शताब्दी से ही भारत वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यात बन गया। यानी यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वस्त्रों का निर्यात कब सबसे बड़ा बना? तो 15वीं शताब्दी से ही भारत वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यात बन गया। कौन सी? 15वीं शताब्दी से। 15वीं शताब्दी से हमारा भारत वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यात यानी भेजने वाला बन गया। भारत में विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनी कब? यानी अंग्रेजों के शासन में आई थी। ये कंपनियों की स्थापना भारत के वस्त्र उद्योग से संबंधित थी। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सारी की सारी किससे? वस्त्र उद्योग से संबंधित थी।
आगे देखते हैं 3 मुख्य रेशे कौन से थे हमारे भारत में जो परंपरागत थे। तो परंपरागत 3 मुख्य रेशे पूछे जा सकते हैं। पहला था कपास, दूसरा था रेशम, तीसरा ऊन। ये 3 रेशे हमारे 3 मुख्य परंपरागत रेशे थे। परंपरागत भारतीय कपड़ों का उत्पादन 3 मुख्य प्राकृतिक रेशों के साथ जुड़ा हुआ था। कपास, रेशम और ऊन, ये 3 मुख्य परंपरागत रेशे थे जो भारतीय कपड़े यानी परंपरागत भारतीय कपड़े के उत्पादन से जुड़े हुए थे। यहाँ उनके महत्व की चर्चा की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कपास। कपास क्या था? आधुनिक युग में वस्त्र उद्योग के कपास का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। यानी वस्त्र उद्योग में कपास का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था, किंतु औद्योगिक क्रांति से पूर्व ऊन और सन का प्रयोग किया जाता था। यानी आधुनिक युग में, जो आधुनिक युग था उसमें ये कपास का अधिक प्रयोग किया जाता था, और जो उससे पूर्व था औद्योगिक क्रांति से पूर्व, यानी औद्योगिक क्रांति नहीं थी तासे पूर्व हम ऊन और सन का अधिक प्रयोग किया करते थे। आगे देखते हैं यहाँ क्या अधिक प्रचलित था। प्राचीन समय में समस्त पूर्वी देशों में कपास का प्रयोग किया जाता था। यानी प्राचीन समय में कहाँ? पूर्वी देशों में अधिक कपास का प्रयोग किया जाता था। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में इसका प्रचलन हो गया। पूर्वी देशों में कपास का अधिक प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। कहाँ पर अधिक प्रयोग? तो पूर्वी देशों में। 15वीं शताब्दी में यूरोपों में इसका अधिक प्रचलन हुआ। यानी कपास का यूरोपीय देशों में कब अधिक प्रचलन हुआ? तो 15वीं शताब्दी में। आगे देखते, कपास से निर्मित सूती वस्त्र सबसे सस्ते होते थे। यानी जो वस्त्र कपास से बनाए जाते थे वो बहुत सस्ते होते थे तथा गरीब व्यक्ति इसे खरीद सकता था। गरीब से गरीब व्यक्ति था इसे खरीद सकता था। इसकी अपूर्व कार्य क्षमता होती थी, यानी कि कार्य क्षमता अत्यधिक होती थी। ये अत्यधिक टिकाऊ होते थे। सूती वस्त्रों में गीले रहने पर भी अधिक शक्ति ग्रहण करने का गुण था। यानी जब ये गीले हो जाते थे फिर भी इन्हें 30% शक्ति इनकी क्या बढ़ जाती है? क्या हो जाती है? 20 से 30% बढ़ जाती है गीले होने पर सूती वस्त्रों की, और रेशम की क्या घट जाती है इतनी 20 से 30%। इसी कारण इन्हें किसी प्रकार के शोधक पदार्थ से धोया जा सकता था। यानी जो हमारा वस्त्र सूती था वह किसी भी प्रकार के शोधक पदार्थ से धोया जा सकता था। यह सबसे अधिक स्वास्थ्यकर और भी प्रमाणित था। यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था, बॉडी फ्रेंडली था। अब हम देखते हैं इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। कपास का इतिहास देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से अधिक क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं। तो भारत कपास का जन्मदाता माना जाता है। भारत, ये सभी को पता होगा, भारत कपास का जन्मदाता माना जाता है। बट अग्रणी यानी विश्व में अभी 2025 में हमारा जो कपास का अग्रणी बन चुका है, सबसे अधिक पैदा होती है, तो वो हमारा क्या चीन है, और भारत हमारा किस पर? दूसरे स्थान पर आ गया है। अभिलेखों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में ईसा पूर्व कितने 5000 ईसा पूर्व पहले कपास का उपयोग होता था। यानी जो अभिलेख खोजे गए हैं, हड़प्पा की जो खुदाई हुई है वहाँ से ही जो अभिलेख मिले हैं वो उससे पता चलता है कि 5000 वर्ष पहले भी कपास यूरोपीय देशों में कि भारत में ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले कपास का उपयोग होता था। जो कपास का अभिलेखों से पता चलता है कि 5000 वर्ष पहले भी
कपास का उपयोग हुआ करता था। कपास का उत्पादन निर्माण धीरे धीरे यहाँ से एशिया और मिस्र के द्वारा पूर्वी अफ्रीका में और यूरोप में, पहले कहाँ गया, पूर्वी अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप के देशों में होने लगा। कपास को कपड़े के रेशे के उद्देश्य से यहाँ से कपास को सॉरी कपड़े के रेशे के उद्देश्य से 2100 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में, यानी कपड़े के रेशे के उद्देश्य से 2100 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में 3500 देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यूरोप के देशों में होने लगा। कपास के कपड़े के रेशे के उद्देश्य से 2100 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में, 3500 ईसा पूर्व में, 2100 ईसा पूर्व में कहाँ, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास का जो उपज थी वो कहाँ हुई, मिस्र और अफ्रीका में। उसके बाद यूरोपीय देशों में होने लगा कपास उत्पादन, और उसके बाद कहाँ 2100 ईसा पूर्व कहाँ हुआ, सिंध घाटी में। 3500 ईसा पूर्व मैक्सिको में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिको में। और 2500 ईसा पूर्व पेरू में। पहले कहाँ 2100 ईसा पूर्व हमारा सिंधु में हुआ, सिंधु घाटी में, और 3500 ईसा पूर्व मैक्सिको में, 2500 ईसा पूर्व पेरू में प्रयोग किया जाने लगा। आगे देखते हैं, आगे है 2500 ईसा पूर्व पेरू में सिकंदर, ये कब था, सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानियों ने भारत में कपास का पेड़ देखकर कहा, यानी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए, ये देखिए क्या हुआ सिकंदर, यहाँ से सिकंदर के आक्रमण के समय क्या हुआ, यूनानियों ने भारत में कपास का पेड़ देखकर, यानी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तब यूनानी आए भारत में, तो कपास का पेड़ देखा उन्होंने, और कि भारत के लोग, और कहा उन्होंने भारत के लोग इस फल के वस्त्र बनाकर पहनते हैं, यानी भारत के लोग हैं वो फल के वस्त्र बनाकर पहनते हैं जो भेड़ों से प्राप्त ऊन से भी अधिक सुंदर लगते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो यूनानी आए सिकंदर के आक्रमण के समय में, तो यूनानियों ने क्या कहा, अपने यहाँ जाकर, अपने देश में जाकर, तो उन्होंने कहा कि कपास का पेड़ देखकर कहा उन्होंने कि भारत के लोग इतने, यानी इसके फल के वस्त्र पहनते हैं, यानी भारत के लोग हैं वो फल के वस्त्र बनाकर पहनते हैं, वो भेड़ों और ऊन के वस्त्रों से अधिक सुंदर लगते हैं, जो भेड़ और ऊन के वस्त्र बनते हैं उनसे भी अधिक सुंदर लगते हैं। बौद्ध काल में ढाका और बनारस में सूत से बनाई जाने वाली मलमल बड़ी बारीक और पारदर्शी होती थी, यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ढाका और बनारस की सूत से बनाई जाने वाली मलमल यानी किस काल में बनाई जाती थी, तो वो बौद्ध काल में बनाई जाती थी। बौद्ध काल में ढाका और बनारस में सूत से बनाई जाने वाली मलमल बड़ी बारीक और पारदर्शी होती थी, वो बौद्ध काल में बनाई जाती थी। वो कैसी होती थी, बड़ी बारीक और पारदर्शी होती थी, कब, बौद्ध काल में। आगे देखते हैं मैक्सिको, यहीं से क्वेश्चन हमारे अधिक उठाए जाएंगे, तो ये हमें इम्पोर्टेंट लगा तो हम ये पढ़ लेते हैं। मैक्सिको, अब हम मैक्सिको पर आते हैं। मैक्सिको ने क्या किया, तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने मिलकर में कपास के लिए सर्वोत्तम जलवायु और भूमि उपलब्ध है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के उत्पादन के लिए जलवायु एवं भूमि उपलब्ध है। कहाँ, कपास, मैक्सिको और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोत्तम जलवायु
और भूमि उपलब्ध है। कपास यानी उपज के लिए सर्वोत्तम जलवायु और भूमि उपलब्ध है। यहाँ लंबे रेशे का कपास उत्पादित किया जा सकता है। विश्व में उत्पन्न होने वाले कपास का 3/4 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। 3/4 भाग कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। शेष कहाँ उत्पादित किया जाता है? शेष विश्व में। 3/4 भाग कहाँ? अमेरिका में। शेष सभी विश्व में। शेष कहाँ? 3/4 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। शेष कहाँ? 1/4 भाग कहाँ? भारत में। चीन, मिस्र, ब्राज़ील और फ्रांस आदि देशों में उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार कपास उत्पादन में अमेरिका का स्थान प्रथम, भारत का द्वितीय है। यानी इस जो NCERT है पहले की है, बट कपास उत्पादन में जो 2025 में चीन आगे है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। ये पहले की है, तो यहाँ पर पहले अमेरिका था, अब ये भारत द्वितीय स्थान पर, चीन प्रथम स्थान पर हो गया है। तो द्वितीय तथा मिस्र का तृतीय स्थान था। द्वितीय स्थान भारत का था और मिस्र का तृतीय स्थान था। ये हमें डाटा भी नहीं लेना है, पहले का है। परंतु मिस्र में उत्पन्न होने वाला कपास सर्वोत्तम किस्म का होता था। कहाँ का सर्वोत्तम कपास कहाँ मिलता है? मिस्र में। प्राचीन काल में सूती वस्त्र हाथ से ही घरों में बनाए जाते थे। प्राचीन काल में जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते? तो हाथ से ही बनाए जाते और घरों में बनाए जाते थे। हाथ से वस्त्र बनाने का कार्य 18वीं शताब्दी के अंत तक होता रहा था। यानी हाथ से जो बनाए जाते थे वस्त्र, वो कब तक चला? तो 18वीं शताब्दी तक चला। सन 1760 में 60 से 1800 में वस्त्र के तंतु मशीन से बनाने का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। यानी सन 1760 से 1800 ईस्वी में वस्त्र का तंतु मशीन से बनाने का आविष्कार कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। 1760 से 1800 के बीच में वस्त्र तंतु मशीन से बनाने का आविष्कार इंग्लैंड में हो गया। और 1764 ईस्वी से हर्ष ग्रीव्स द्वारा कताई के फ्रेम का आविष्कार किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। कताई फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? तो 1864 में। किसके द्वारा? हरग्रीव्ज के द्वारा किया गया। जो वस्त्र तंतु मशीन बनाने का आविष्कार किया था वो हरग्रीव्ज ने 1764 ईस्वी में किया था। कताई के फ्रेम का आविष्कार, जो कताई का फ्रेम होता है वो 1764 ईस्वी में किया था। आर्कराइट ने सन 1764 में ही हरग्रीव्स ने कताई फ्रेम का आविष्कार किया। और आर्कराइट ने सन 1764 ईस्वी में ही कताई स्पूल का आविष्कार किया। कताई स्पूल का आविष्कार 1764 ईस्वी में आर्कराइट ने, और कताई फ्रेम का आविष्कार 1764 ईस्वी हरग्रीव्स ने। यानी ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आर्कराइट ने सन 1785 में पावरलूम का आविष्कार किया। किसने? पावरलूम का आविष्कार किसने किया? कार्टराइट ने। किसने? कार्कराइट ने 1785 में पावरलूम का आविष्कार कर दिया। कार्कराइट ने 1785 में पावरलूम। भारत को कपास का घर कहा जाता है। कपास का घर किसे कहा जाता है? भारत को। ढाका में, अब बांग्लादेश में, ढाका को ही हम क्या कहते हैं? अब बांग्लादेश कहते हैं। ढाका कहा करते थे, अब हम बांग्लादेश कहने लगे हैं ढाका को।
सबसे बारीक कपड़ा मलमल खास क्या मिलता था? सबसे बारीक कपड़ा, यहाँ से तो क्वेश्चन बना है मलमल खास से। मलमल खास मिलता था। शाही मसलिन बनाया गया, यानी कहाँ बनाया गया? मलमल खास और शाही मसलिन बांग्लादेश में। इसे ही हम क्या ढाका कहते हैं। ढाका आए या बांग्लादेश आए, अब नया नाम बांग्लादेश बदल के रख दिया है, पहले हम ढाका ही कहते थे। तो अब देखते हैं यह इतना बारीक होता था कि आँखों से दिखाई पड़ता था, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता था। सोचिए आप लोग कि ये इतना बारीक होता था कि आँखों से दिखाई ही नहीं पड़ता था, और उसे काव्यात्मक नाम दिए गए थे, यानी उसे काव्यात्मक नाम दिए गए थे। बप्त हवा, बुनी हुई वायु, यानी बप्त हवा को क्या कहते हैं? बुनी हुई वायु कहते हैं। बप्त हवा को क्या? बुनी हुई वायु कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अबे खां को क्या कहते हैं? अबे रवा या अबे खां, यहाँ पर एनसीईआरटी शब्द है अबे खां। अबे खां आए या अबे रवा आए, एक ही बात है। तो बहता हुआ पानी। शबनम, शाम की ओस, यानी शबनम का मतलब क्या होता है? ओस की बूंद या शाम की ओस। यहाँ एनसीईआरटी में शाम की ओस दिया हुआ है, तो हम इसे ही सही मानेंगे। शबनम को हम शाम की ओस कहते थे। जामदानी या बंगाल तथा उत्तर भारत के भागों के कपास के उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम ब्रोकेट उत्पाद था। सॉरी, क्या था? भारत के भागों के कपास के उपयोग से पारंपरिक रूप से बुनी जाने वाली अलंकृत मलमल भारतीय बुनाई का सर्वोत्तम क्या था? ब्रोकेट उत्पाद था। सॉरी, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे है सूती वस्त्र निर्माण में भारत में निपुणता प्राप्त थी, यानी सूती वस्त्र निर्माण में भारत क्या निपुणता प्राप्त कर चुका था। चटकीले पक्के रंगों के साथ सूती कपड़े में पैटर्न बनाने की कला में भी भारत अग्रणी था, यानी चटकीले रंगों का अग्रणी तो था ही, बट वो किसे बनाने में अग्रणी था? उसे कपड़े के पैटर्न बनाने में भी अग्रणी रहा है हमारा भारत। पक्के रंगों के साथ साथ पैटर्न बनाने में भी अग्रणी रहा है। 17वीं शताब्दी तक केवल भारतीय ही सूत को रंगने की जटिल प्रक्रिया में पूरी तरह पारंगत थे, यानी 17वीं शताब्दी तक वस्त्र यानी सूत रंगने की जटिल प्रक्रिया में पूरी तरह पारंगत थे। भारतीय लोग पक्के स्थायी रंग बनाने में निपुण थे, यानी पक्के और स्थायी रंग बनाने में भी निपुण थे। भारतीय शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज थे, यहाँ से पूछा गया है। देखिए, रंगरेज कहाँ के थे? तो हमारे भारत के शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज कहाँ के थे? तो भारत के थे। फिर से पढ़ लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज थे। भारतीय शिल्पकार संसार के सर्वश्रेष्ठ क्या थे? रंगरेज थे। भारतीय शिल्पकार क्या थे? संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगरेज कहे जाते थे। आगे देखते हैं सूत की बुनाई भारतीय शिल्पकार बहुत अच्छे तरीके से करते थे। जो सूत था उसकी बुनाई जो भारत के शिल्पकार थे वो बहुत अच्छी तरह से करते थे। सूत बुनाई भारत के संपूर्ण भागों में होती थी, यानी सूत बुनाई थी वो हमारे पूरे भारत में हुआ करती थी, किंतु देश के कुछ भागों में बहुत ही महीन धागा काता जाता था। जो देश है हमारा उसके कुछ भागों में बहुत महीन धागा काटते थे, प्राय मोटे धागे का उत्पादन अधिक होता था। बजाय महीन धागे के मोटे धागे का उत्पादन अधिक हुआ करता था। भारत में अनेक उत्पाद तैयार किए जाते थे जो अलग अलग रंगों एवं डिजाइनों में बनाए जाते थे। आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग भी करते थे, यानी भारत में क्या अलग अलग रंग और डिजाइनें भी बनाए जाते, सो आवश्यकता के अनुसार इनका लोग उपयोग करते थे। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, देखिए।
नियमित बुनाई में बाने का धागा एक विशिष्ट अनुक्रम में ताने के धागे के ऊपर और नीचे चलता था। नियमित बुनाई में क्या होता था, बाने का धागा एक विशिष्ट अनुक्रम में और ताने का धागा क्या ऊपर की ओर चलता था। परंतु जब रेशमी, सूती या सोने चांदी के धागे से ब्रोकेट डिजाइनों की बुनाई करनी हो तो इन धागों को नियमित बुनाई के बीच में जड़ दिया जाता था। पैटर्न बनाने के लिए प्रयुक्त फाइबर के द्रव्य के आधार पर सूती ब्रोकेट, रेशमी ब्रोकेट या जरी धात्विक ब्रोकेट हो सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने कहा रिवीजन हो जाएगी। ये देखिए, ये क्या है, ब्रोकेट है हमारी, ये कुल्लू शॉल कैसी होती है, ये हमारी कुल्लू शॉल है। ये सभी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जो हमारा अगला है वो हम देखेंगे, रेशम से स्टार्ट करेंगे। ये हमने क्या जो खोज हुई वस्त्रों की कहाँ से हुई और कैसे हुई, और कपास का उत्पादन कैसे हुआ, किसने क्या, कैसे क्या, और लूम वगैरह वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम रेशम का उत्पादन देखेंगे और इनके वस्त्र कैसे बनते हैं वो सभी इसमें पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में। और 2-3 दिन हमारी क्लास नहीं हुई, उसके लिए आप सबसे सॉरी।